सर हाँ बोलो। ये वाला ये देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, द जनरल रूल ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट इज द प्राइमा फेसी पासेस विथ, हमेशा तुम्हारा रिस्क जो है वो किसके साथ जाता है, ओनरशिप के साथ। ये अपने को बेसिक आइडिया में पता है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट द सेलर इज अंडर नो ड्यूटी टू रिवील द अनफ्लैटरिंग ट्रूथ अबाउट द गुड्स, दिस डॉक्ट्राइन इज कॉल्ड। ये बोलना क्या चाहता है कि सेलर हर बात बायर को नहीं बताए या सेलर हर बात बायर को बताए, ये बात कंपलसरी नहीं है। ये कौन से डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है? कितने डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं अपने? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर अवेयर मतलब बायर को खुद अवेयर होना पड़ेगा। और इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, कंपनी का या इंटरनल बात हर किसी को पता नहीं हो सकता, यानी कुछ बातें बतानी पड़ेगी। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या बोलता है, बियॉन्ड द लॉ, कोई बात अगर लॉ के बियॉन्ड जा रहा है तो वो अलाउड नहीं होगा। और अनजस्ट एनरिचमेंट क्या बोलता है, किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। सेक्शन 19 इंडोर मैनेजमेंट वाला एक बार और बोल दीजिए। इंडोर मैनेजमेंट मतलब हो गया कि हर बात आप बताओगे बेटा हमको इनफैक्ट मीनिंग। तो इंडोर मैनेजमेंट का मीनिंग क्या पड़े लॉ में? सेल ऑफ गुड्स का पूरा वीडियो देखियो तो भूल गए। तो बेटा जी आप सही बताओ क्या करना चाह रहे हो? आप एग्जाम के 10 दिन पहले बोल रहे हो भूल गए। इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंपनी का इंटरनल बात, इंडोर मतलब इंटरनल, इंटरनल बातें सब बातें हैं, आउटसाइडर को नहीं पता हो सकती, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगा अगर वो चीज फॉलो नहीं हुआ है तो। ठीक है। यस सर। सेक्शन 19 ऑफ सेल डील विद पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डैश गुड्स, लास्ट दिन भी पढ़े थे ये। सेक्शन नंबर है, याद करना पड़ेगा। स्पेसिफिक या सर्टेन गुड्स के लिए सेक्शन 19 लिखा गया है। सेल ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एन एग्रीमेंट टू सेल इज इन डैश, ये भी लास्ट डे किए थे हम लोग। सेल क्या है, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो एग्रीमेंट टू सेल क्या होगा, एग्जीक्यूटरी मतलब एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है, होने वाला है। हाँ फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर टेंस। Which of the following does not connect goods as defined in the sale of, इनमें से कौन सा चीज गुड्स नहीं है? मनी और डेब्ट, ये दो चीज गुड्स नहीं है। और क्या दो चीज ऐसा है जो गुड्स है अलग से इंक्लूड किया गया है, वही रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्या चीज गुड्स में अलग से इंक्लूड किया गया है? ग्रोइंग क्रॉप्स जिनको शेयर भी इंक्लूड है सर। हाँ वही हम बोलने जा रहा था, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर पुराना कॉइन्स, कॉपीराइट्स, ये सबको गुड्स माना गया है। ग्रोइंग क्रॉप क्या बोलता है, जो पेड़, ये पेड़ या पौधा या कोई फसल उग रहा है, अगर उसको काट के बेचने का बात हम किए हैं, देखो यहाँ पे लिखा है सीवियड बिफोर सेल, मतलब वो ग्रोइंग क्रॉप, वो पेड़, वो फसल जो काट के देने का एग्रीमेंट कर लिया है पहले से, तो उसको गुड्स माना गया है। ओल्ड कॉइन्स, कॉपीराइट, शेयर्स, इनको गुड्स माना गया है। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 गवर्न द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन, ये सेल ऑफ गुड एक्ट कौन सा वाला प्रॉपर्टी का बात करते हैं? सिर्फ मूवेबल, सिर्फ मूवेबल। यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग ये सब इन्वॉल्व नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है। सेल ऑफ गुड एक्ट सिर्फ मूवेबल गुड्स का बात करता है। इन केस ऑफ अप्रोशनमेंट ऑफ गुड्स विच ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, जब गुड्स का हम अप्रोशनमेंट करते हैं, कौन सा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम डिस्क्रिप्शन दिए हो उससे मैच करता हुआ होना चाहिए गुड्स। द गुड्स शुड बी कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी। ठीक है। और यही अगर हम अप्रोशनमेंट वर्ड की जगह डिलीवरी ऑफ गुड्स कर देते तो कौन सा वाला पॉइंट एग्री होता? अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी, वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, तभी गुड्स का डिलीवरी लिया जा सकता है। अपोर्शनमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है?
separation the goods from other goods, putting the quality of the goods, delivering the good to the transporter, all of the above. ये सब करने को गुड्स का अपॉर्शनमेंट करना बोलते हैं. हम गुड्स को अलग करके रख दिया, गुड्स को क्वालिटी वाइज सुटेबली रेडी कर दिया जैसा तुम चाहते थे और तुम्हारे ट्रांसपोर्टर को भी दे दिया. इसी को बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ गुड. नेमो डेट नॉन हैबिट, इसका मीनिंग क्या है? हमको ये 4 ऑप्शन में आंसर नहीं चाहिए, कुछ और बताओ. नेमो डेट नॉन हैबिट का नॉर्मल मीनिंग बताओ. आकाश, नेमो डेट नॉन हैबिट का हमको नॉर्मल वर्ड मीनिंग बताओ. यहां जो टाइप्ड है वो नहीं. बैंड बजा पड़ा है बेटा, लोग तैयारी कर रहे हो. गौरव, हाँ सर. नेमो डेट नॉन हैबिट का मतलब? सर हम वो चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते जो मेरे पास ना हो, जिसका ओनरशिप मेरे पास ना हो. एग्जैक्टली, ओनरशिप. जिस चीज के तुम मालिक नहीं हो, तुम किसी और को उस चीज का मालिक नहीं बना सकते. यही है नेमो डेट नॉन हैबिट. नॉन कैन गिव वो डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस. जो तुम्हारे पास नहीं है तुम दूसरों को नहीं दे सकते. अगर एक प्रॉपर्टी का हम ओनर नहीं है तुम किसी और को ओनर नहीं बना सकते. सही जवाब. आनंद, इसका 2 एक्सेप्शन बताओ जहां ये नेमो डेट नॉन हैबिट काम नहीं करता ये रूल. सर एक असाइनर में होगा सर. ठीक है, और एक सर अगर हम अपना कोई एजेंट रखे तब. यस, एजेंसी, असाइनमेंट, इनमें ये रूल काम नहीं करता. लीगल हेयर, इनमें ये रूल काम नहीं करता. ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड सोल्ड टू द बायर अमाउंट्स टू. जब हम ओनर खाली डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करें उसको सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते हैं. जब हम चाबी वाबी देते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं. और तो जब चाबी देने को सिंबॉलिक तो बोलते हैं. नहीं, डॉक्यूमेंट देने को सिंबॉलिक बोलते हैं. चाबी दी तो चाबी नहीं, सॉरी, वो ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं तुम्हारे को गुड दे देने, वो कंस्ट्रक्टिव है. चाबी देने को भी सिंबॉलिक बोलते हैं. चाबी देने को भी सिंबॉलिक बोलते हैं. हम ट्रांसपोर्टर को बोले ये गुड सब तुम जाके चंद्रलेखा को दे देना, वो कंस्ट्रक्टिव है. और एक्चुअल मतलब हम तुमको फिजिकली डिलीवरी दे दी. अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट, a delivery order enabling a person to obtain delivery and payment of a price is. हम तुमको बोले जब तुम प्राइस दोगे तभी डिलीवरी होगा. डीम्ड हो जाएगा ना. मान लिया हम तुमको ओनर बना दिए, बस पेमेंट आने तक डिलीवरी नहीं दे रहे, इसको डीम्ड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोला जाएगा. ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिस पे ये लिख के दिए है कि तुम पे करोगे तब तुमको गुड्स का हम डिलीवरी दे देंगे. दैट मीन्स हम तुमको ओनर बना दिए हैं बट अभी फिजिकल डिलीवरी नहीं की है क्योंकि पैसा आना बाकी है. इसको क्या बोलते हैं? डीम्ड एज डॉक्यूमेंट टाइटल. शेयर सर्टिफिकेट क्या है? सर एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है जिस पे उस पेपर पे जिसका नाम वही उसका मालिक ना. अगर शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि 100 शेयर रिलायंस का चंद्रलेखा के नाम पे है तो फिर चंद्रलेखा का उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो गया. एक तरीके से प्रूफ है कि वो उसकी ओनर है. वैसे बिल ऑफ लैडिंग होता है, द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक. बिल ऑफ रेडिंग, शेयर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, वेयर हाउस का सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर का सर्टिफिकेट, ये 5 वहां पे लिखा हुआ था. शेयर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, वॉरफिंगर यानी शिपमेंट का सर्टिफिकेट, तो एक की बात हुआ रेलवे का रिसिप्ट है, शिप का सर्टिफिकेट हो, या फिर वेयर हाउसर के पास माल रखा हुआ वो सर्टिफिकेट दिए कि वो तुम्हारे भी हाथ में खुद को होल्ड कर रहे हैं. ये सब ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल माना जाता है. फिर से ये रिपीट आ गया. सेक्शन 19 क्या बताता है? स्पेसिफाइड और असर्टेन गुड्स. वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड डिलीवरी.
पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है ना, पोजीशन मतलब फिजिकल, पोजीशन मतलब फिजिकल ट्रांसफर होना, टाइटल ट्रांसफर होने को ओनरशिप ट्रांसफर होना बोलते हैं। Which of the statement is incorrect in connection with duties of a seller and buyer? It is the duty of the seller to deliver the goods. ये इनकरेक्ट, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है सॉरी इनकरेक्ट पूछा है ना, हाँ तो ये करेक्ट है। सेलर का ड्यूटी बनता है ना बायर को गुड्स का डिलीवरी करने का। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम। ऑब्वियस बात है जब तुम डिलीवरी दोगे तो उसको एक्सेप्ट करके पे करना भी मेरा भी ड्यूटी है। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। ये तो गलत, ऊपर जब राइट हो गया तो ये तो रॉन्ग होनी है। और ऑप्शन डी बोला इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑब्वियस बात है तुम दोगे तो हमको डिलीवरी लेना ही पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, उल्टा कर दिया। ऊपर वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन को बोला डिलीवरी होता है और यहाँ बोलता है डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफर होता है। टाइम पास खेल रहे हैं एमसीक्यू। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डिलीवरी में भी एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव कोई सा भी हो सकता है। डिलीवरी ऑफ द कीज ऑफ द गोडाउन इज सिंबॉलिक डिलीवरी। देयर आर डैश मोड ऑफ डिलीवरी। कितना मोड ऑफ डिलीवरी? अभी तो ऊपर पड़े 3, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स, अनपेड सेलर कौन होता है? चंद्रलेखा, हु इज नोन एज अनपेड सेलर? 3 इंपॉर्टेंट बात बताओ जिस पे डिपेंड होता है कि तुम एक अनपेड सेलर हो। कम ऑन 3 इंपॉर्टेंट बात जिससे ये डिसाइड होता है कि तुम अनपेड सेलर हो। चंद्रलेखा ट्राई। गुड्स लिखवाना एक मतलब बिना पैसे लिए। गुड्स क्रेडिट पे बिकाओ, क्रेडिट में, हाँ। और पेमेंट का या तो डेट नहीं है या तो मिला नहीं, यानी पेमेंट का डेट आ चुका है और मिला नहीं है। हाँ ठीक है। और सबसे मेन क्राइटेरिया छोड़ रहे हो। बोलो गौरव। सर अगर पूरा ही पेमेंट नहीं मिला हो तो अनपेड सेलर होगा, और अगर पार्टली वो पेमेंट एक मिला ही बात हो गया। हम बोला पैसा नहीं मिला, वो अनपेड सेलर है। पैसा मिलने का डेट आ गया और पैसा नहीं मिला, वो अनपेड सेलर है, हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसके बिना अनपेड सेलर का यहाँ डेफिनेशन पूरा नहीं होता। इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। ऐसा नहीं मिला लेकिन बायर अभी भी सॉल्वेंट है तो मेरा वो अनपेड सेलर का राइट्स नहीं आ सकता। अनपेड सेलर में बायर भी इंसॉल्वेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और वो अनपेड सेलर कौन हो सकता है? या तो सेलर खुद या उसका एजेंट भी। यहाँ पे ऑप्शन में तुमको सेलर खुद का ऑप्शन नहीं दिया, बोला एजेंट ऑफ द बायर, एजेंट ऑफ द सेलर, एजेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टर, ऑल ऑफ द अबव। कल एजेंट ऑफ द सेलर इन 4 में करेक्ट है। The term unpaid seller includes seller's agent to whom the bill of lading is endorsed. पहला दोनों ऑप्शन में बायर्स एजेंट है, वो तो हो नहीं सकता। चौथे वाले में सेलर एजेंट टू whom the goods have been delivered, नहीं, सेलर्स एजेंट टू whom the bill of lading is endorsed। लेकिन एक बात है, ऑप्शन डी भी गए। एक मिनट, सेलर्स एजेंट को गुड्स कैसे डिलीवर्ड हो सकता है? गुड तो बाहर को एजेंट को डिलीवर होता है। ये लैंग्वेज ही गलत हुआ। हाँ तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन कब वो एक्सरसाइज कर सकता है? जब गुड्स डिलीवर नहीं हुए। हाँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए। इवन व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन पास्ड टू द बायर, ओनली व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव नॉट बीन पास्ड टू द बायर। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब क्या? ओनरशिप। तो भले ही हम तुमको ओनर बना दिए हैं लेकिन अगर गुड्स अभी भी फिजिकली मेरे पास पड़ा है तो हम राइट ऑफ लियन लगा सकते हैं। अगर हमको पता चल चुका है तुम अनपेड, तुम इंसॉल्वेंट हो गए और पेमेंट नहीं किया हमको अब तक। हाँ।
हाँ, तो प्रॉपर्टी पास हो जाए फिर भी हम गुड्स को रोक सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल डिलीवरी नहीं है। जब तक फिजिकली गुड्स मेरे पास है, भले ही ओनर तुम बन गए हो, पर अगर हमको पता चल गया यू आर अनपेड सेलर, सॉरी आई एम अनपेड सेलर, यू आर बिकम इंसॉल्वेंट, आई कैन स्टॉप द गुड्स। और राइट ऑफ लिएन का मतलब यही होता है अपने पास रोक लेना गुड्स को। नेक्स्ट, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ विथहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। कब वो डिलीवरी रोक सकता है? इवन व्हेन, सेम रिपीट किया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, खाली लैंग्वेज घुमा दिया है, विथहोल्ड कर दिया, वहाँ राइट ऑफ लिएन बोल दिया। तो राइट ऑफ लिएन का मतलब ही तो यही होता है, विथहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओनली डैश गुड्स आर सब्जेक्ट मैटर सेल्स ऑफ गुड्स, मूवेबल, ऊपर रिपीट हो चुका। प्रॉपर्टी मीन जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स आर नॉट मेयरली डैश। स्पेशल प्रॉपर्टी का बात नहीं कर रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है? जनरल प्रॉपर्टी मतलब नॉर्मल ओनरशिप, और स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब एकदम स्पेसिफिक ओनरशिप। तो ये जो चैप्टर है ये एकदम स्पेसिफिक ओनरशिप का बात नहीं करता, ये बात करता है नॉर्मल ओनरशिप का, जनरल ओनरशिप का। ये एमसीक्यू बहुत काम का था क्योंकि ये तुम नोट्स में कहीं नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे बुक में ये बात कहीं स्पेशली मेंशन नहीं है। ये एमसीक्यू अच्छा एमसीक्यू है, ध्यान में रखना, ठीक है। गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। हम तुम्हारे दुकान में आया, हम बोला 3 कार है, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, एक व्हाइट कलर का। हम बोला हमको ये ब्लू वाला कार चाहिए, तो गुड्स आइडेंटिफाई भी हो गया और उस पर एग्रीड भी हो गया दोनों पार्टी, तुम भी रेडी हो गए हमको देने के लिए। तो उस गुड्स को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड्स। वैसे बोला गुड्स नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट करें तो गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किए। पहले हम तुमको बोल रहे हैं गाड़ी चाहिए, बोलो क्या दाम में मिलेगा, उसके बाद कौन सा वाला गाड़ी लेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहले तुमसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उस गुड्स को बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। एंड गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जो बाद में फ्यूचर में बनेगा कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद, अभी गुड्स रेडी ही नहीं है, उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। और वैसे ही बोला इन केस दैट गुड्स आर एक्विजिशन ऑफ कंटिंजेंट अपॉन, किसी बात पे डिपेंड करेगा वो गुड्स का होना या नहीं होना, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। ये वाला पूरा पॉइंट क्लियर था, ये लास्ट 3-4 एमसीक्यू, क्योंकि इनमें एक तो फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में। स्पेसिफिक, अच्छा असर्टेन नहीं बोला है, असर्टेन गुड्स किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स जहां पहले गुड डिसाइड हुआ बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। अनअसर्टेन वो गुड्स जिसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, गुड्स का डिसीजन ही बाद में होगा कौन सा वाला लेना है। असर्टेन गुड्स किसको बोलते हैं? बोलो। अनअसर्टेन पता चल गया, स्पेसिफिक पता चल गया। फ्यूचर गुड जो फ्यूचर में रेडी होगा, अभी बना नहीं है, पहले डील होगा, तुम ऑर्डर दोगे तो बना के देंगे। और कंटिंजेंट गुड्स जो किसी और बात पे डिपेंड करेगा बनेगा या नहीं बनेगा, जैसे खेत में फसल होगा या नहीं होगा, वेदर पे भी डिपेंड करता है। असर्टेन गुड्स किसको बोलते हैं? यहां ऊपर वाला एग्जांपल में क्या था? स्पेसिफिक में हम बोला हमको ये ब्लू कलर वाला ही कार चाहिए, ये हुआ स्पेसिफिक गुड्स। लेकिन हम बोला हमको एक कार चाहिए, तुम्हारे यहाँ 3 कार खड़ा, हमने 3 में से कोई भी दे देना, तो उसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। गुड्स के बारे में डिसीजन हो गया लेकिन एकदम स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पीस पे हाथ नहीं रखे, ठीक है। ठीक है सबको, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं स्पेशली। हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट्स द राइट इन रेम। सेल और कॉन्ट्रैक्ट सेल को राइट इन रेम बोलते हैं, एक दूसरा नाम है इसका राइट इन रेम। ये भी याद करने लायक एमसीक्यू, तुम्हारे बुक में भी है डिफरेंस बिटवीन में। हाँ सर, और एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को राइट इन पर्सनल। हाँ, एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को राइट इन पर्सोनेम बोलते हैं या पर्सोनल बोलते हैं, पर्सोनेम या पर्सोनल जो भी बोल लो।
और इसको राइट इन रेप बोलते हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट। ये याद रखना काम आएगा, ये राइट नीचे दे दिया, एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट राइट पर्सनल, ठीक है। अ सेल इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वेदर एन एग्रीमेंट टू सेल इज डैश कॉन्ट्रैक्ट। अ सेल इज एन, ये वापस रिपीट हुआ है, सेल एग्जीक्यूटेड है, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटेड होगा, ऊपर भी आ चुका है। Stipulation is to time of payment is not essence of the contract of sale. क्या बोला? अच्छा सॉरी स्टिपुलेशन टू टाइम ऑफ डिलीवरी नहीं, स्टिपुलेशन टाइप ऑफ पेमेंट बोला है, ठीक है। Stipulation to time of payment is not an essence of the contract of sale. Stipulation का मतलब वर्ड क्या होता है? कंडीशन या सॉरी टर्म्स। तो जो पेमेंट का टर्म्स होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट नहीं होता, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। ये बात सही है? लेकिन अगर स्टिपुलेशन है टू टाइम ऑफ डिलीवरी होता तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। सर अगर आप बोले हैं 10 दिन के अंदर डिलीवरी देने तो 10 दिन के अंदर डिलीवरी देना पड़ेगा, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अगर हम तुमको बोले ही हैं कि हमको 10 दिन के अंदर सामान चाहिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑलवेज मेन कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन टाइम ऑफ पेमेंट कभी भी मेन पॉइंट नहीं। टाइम ऑफ पेमेंट पे आप इसको क्या बोलोगे? वारंटी बोलोगे ना, ये मेन एसेंस नहीं है। आप लेट पेमेंट के लिए मेरे ऊपर वो लगा सकते हो, इंटरेस्ट पेनल्टी लगा सकते हो, इंटरेस्ट लगा सकते हो, फाइन लगा सकते हो, अगर हम आपको लेट पेमेंट कर रहे हैं तो। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपना गुड्स वापस नहीं मांग सकते। लेकिन अगर हम बोला मेरे यहाँ सुबह 8 बजे पूजा है, अब आप 8 बजे अगर हमको डिलीवरी नहीं दोगे तो हम आपका डिलीवरी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक बात? हाँ सर। डिलीवरी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ कैन बी, एक्चुअली में सेक्शन नंबर के हिसाब से वो कंस्ट्रक्टिव है। 3 अलग-अलग सेक्शन में 3 के बारे में बात की है, तो सेक्शन 2(1) कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का बात करता है। अगेन सेक्शन नंबर है, याद रखने का इच्छा हो रखो, नहीं तो छोड़ सकते, एक आध क्वेश्चन में ऐसा चांस लेना होगा। फिर अगेन सेक्शन नंबर है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 4। एक्शनेबल क्लेम, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब बताओ, कोई ट्राई करना चाहता है? सर जिसके ऊपर हम लोग का केस चल रहा हो, जिस क्लेम के ऊपर। हाँ, तो उसको गुड्स माने कि नहीं माने? नहीं सर, वो गुड्स नहीं होता। नहीं होता। लेकिन एक्शनेबल क्लेम बेचा जा सकता है, किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। मन में फीलिंग आना चाहिए सर, ये मतलब समझ में आना, ये बहुत हॉट टॉपिक हो जाता है। सर एक्शनेबल क्लेम वैसे भी गुड्स कैसे होता है? गुड्स तो वो चीज होता है जो किसी को बेचा खरीदा जा सके, ट्रांसफर किया जा सके। तो ये कैसे गुड्स, ये तो ऐसे भी गुड्स में नहीं आना था, तो ये स्नो इतना कहानी क्यों पढ़ा रहे हैं? फिर तो आप हर एक वर्ड को पकड़ पकड़ के पढ़ाइए, ये गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है। बेटा जी एक्शनेबल क्लेम एक तरीके से ना कुछ सेक्शंस में गुड्स माना गया है, कई अलग अलग जो एक्ट्स है ना उनमें गुड्स को गुड्स माना है। सर एग्जांपल समझाइए, इंश्योरेंस क्लेम एक एक्शनेबल क्लेम है, और इंश्योरेंस क्लेम को हम गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, तो हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं ना एक तरीके से, तो वहां पे वो गुड्स है इंश्योरेंस के सेक्शन में। बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए इसको यहाँ टॉपिक में पढ़ा के बोल रहे हैं, इस चैप्टर में ये गुड्स नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ये एक्शनेबल क्लेम डिफाइन कहाँ किया है? सर इसको प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है, न तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका मीनिंग है, न सेल ऑफ गुड एक्ट में, तो इनमें इसका मीनिंग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो ना? नहीं सर। लेकिन इसका डेफिनेशन दिया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो ये एक इम्पोर्टेंट याद रखने लायक बात है।
unless excluded by an agreement to the contrary. After a contract has been made, but before it's been performed, excise duty is increased. तुम्हारे साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लेकिन डिलीवरी के पहले पहले गवर्नमेंट उस पर जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। अब एक्साइज ड्यूटी हट चुका, तुम उसको जीएसटी बढ़ सकते हो। गवर्नमेंट क्या किया, उस पर जीएसटी बढ़ा दिया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तुम्हारा मेरा, बिल कब बनता है? इनवॉइस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कि सेल के टाइम पे? सेल के टाइम पे। वेरी गुड। तो अभी तक डिलीवरी हुआ नहीं है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था खाली। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 लाख रुपए में, तब जीएसटी 12% था, तो हिसाब से हम 12,000 बोला था और हम बोला था 1,12,000 आपको टोटल देना होगा। लेकिन जैसे ही डिलीवरी का टाइम आया, गवर्नमेंट 12 की जगह 18% जीएसटी कर दिया। गुड्स अभी हम तुमको 1 लाख का ही बोल रहा है, बट 18% के हिसाब से 18,000 जीएसटी हो गया। तो अब बायर को 1,18,000 देना पड़ेगा कि 1,12,000 ही देगा बायर? 18,000 देगा। हाँ, अरे भाई जीएसटी बढ़ा है इसमें। मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट गुड्स को लेकर हो सकता है, गवर्नमेंट को हम अपने एग्रीमेंट में बाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं। और तुम हमको ये नहीं बोल सकते हम तो 12,000 ही देंगे, बाकी 6,000 तुम अपनी जेब से बोलो, जीएसटी बढ़ गया तो हम क्या करें? ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? क्लियर है सबको? तो यहाँ पे बोला बायर वुड हैव टू पे इंक्रीज प्राइस एंड सेलर कैन चार्ज इंक्रीज प्राइस। हाँ, बहुत एनसी करेक्ट है। ऑन ऑक्शनियर विल बी लायबल फॉर डैमेज। कब ऑक्शनर डैमेज देने के लिए लायबल हो जाएगा? जो ऑक्शन करने के लिए आया है। जब बायर को गुड्स देने के बाद भी उसका पोजीशन को डिस्टर्ब किया जाए, मतलब उसको डिलीवरी ठीक से नहीं दिया जा रहा है, उसको लटकाया जा रहा है, तो फिर ऑक्शनियर और प्रिंसिपल हो या जो ऑक्शन करने वाला है वो लोगों को डैमेज देना पड़ेगा। हम ऑक्शन बिडिंग जीत ली है, हमको बिडिंग में गुड्स मिलने का बात हो गया है, और अब तुम हमको देने में आनाकानी कर रहे हो या देने में लेट कर रहे हो गुड्स, फिर चाहे वो ऑक्शन करने वाला पर्सन हो या जिसका गुड्स ऑक्शन हो रहा हो, दोनों लायबल माना जाएगा। ठीक है? इन एन ऑक्शन सेल द प्रॉपर्टी शेल बी सोल्ड बाय टू द हाईएस्ट बिडर। अब बात है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा गुड्स और उसी को दिया जाएगा। इन प्रिटेंडेड बिडिंग सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। मतलब अगर सेलर जो है ना वो जानबूझ के बोली बढ़वा रहा है खाली ताकि थोड़ा ज्यादा दाम में गुड्स बिक जाए, और ये बात बायर को बाद में पता चल गया, तो बायर के पास ऑप्शन है, वो गुड्स को लेना चाहता है अभी भी कि नहीं लेना चाहता। ठीक है? डैश इज द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बायर्स टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटिव अमंग देमसेल्फ इन एन ऑक्शन सेल। कंपटीशन को रोकने का कोशिश किया जा रहा है, तो बोलते हैं नॉकआउट एग्रीमेंट। एन एक्ट बाय विच एन इंटेंडिंग बिडर इज डिस्करेज और डिसवेडेड फ्रॉम बिडिंग। किसी को बिडिंग करने से रोका जाए, इसको बोलते हैं डैम्पिंग। Where the sale is not notified to the subject to a right of bid on behalf of the seller and the auctioneer knowingly take any bid from the seller for any such person। जहां पे यह बात बोला गया था कि सेलर बिडिंग में हिस्सा नहीं लेगा या वो बताया नहीं था वो बिडिंग में हिस्सा ले रहा है, लेकिन जो ऑक्शन करने वाला पर्सन है वो जानबूझ के फिर भी सेलर को बिडिंग अलाउ किया। सेलर बोला नहीं था वो भी बिडिंग में हिस्सा लेगा, सबको पता नहीं था सेलर भी बिडिंग में हिस्सा ले रहा है, जिसका माल बिक रहा है वो भी बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऑक्शनियर जो आया वो जानबूझ के फिर भी नोइंगली सेलर को अलाउ किया बिडिंग करने के लिए। ये गलत बात हुआ ना? हाँ सर। ये इमोरल हुआ सर। इलीगल नहीं हुआ, नहीं इलीगल नहीं हुआ, ये इमोरल हुआ।
तो फिर बाद में क्या होगा सर, जब बायर, असली बायर जो खरीदा अल्टीमेटली, उसको पता चलेगा ऐसा कुछ, तो अगेन उसके ऑप्शन पे होगा कि वो कॉन्टेक्ट आगे वो बिडिंग वाला सामान वो लेगा कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं। When the sale is not notified to the subject of right to bid on behalf of the, ये वापस ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया। An auction sale is complete on the fall of hammer। वो 3 बार 1 2 3 बिडिंग गिराएगा। आजकल 1 2 3 भी जरूरी नहीं है। आईपीएल का ऑक्शन देखे हो? नहीं देखे हो? आजकल क्या करता है? हाँ, एक जोर का टैप मारता है, 1 खत्म। एक ही टैप में भी हो सकता है। यहाँ पे 3 टैप कोई कंपल्सरी नहीं होगा, पिक्चरों में दिखाया जाता है। इन एन ऑक्शन सेल ऑफ गुड्स द सेलर मेक यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस। ऊपर वाला फिर रिपीट हो गया, अवॉइडेबल है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मे बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर बाय टेकिंग द एक्चुअल पोजीशन, गिविंग नोटिस टू द ट्रांसपोर्टर, बोथ ए एंड बी। हम फिजिकली गुड्स को रोक लिए और अपने पोजीशन में वापस ले लिए, वो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट है। और हम ट्रांसपोर्टर को बोल दिए कि अभी तक तुम बाहर को डिलीवरी नहीं दिए हो, देना भी मत, मेरा गुड्स मेरे को वापस ला दो, तो ये भी सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट माना जाएगा। एज सेल सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ बॉम्बे, द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द रेलवे फॉर ट्रांसमिशन टू बी। इन द मीन टाइम B sell the goods to third party T for consideration without the consent of S and B become insolvent। ये वाला हम लोग एक और जगह कहीं भी किए थे, वहां पे आंसर सी था, वो रॉन्ग था। स्टेशन मास्टर, वो रॉन्ग था, वो रॉन्ग था, वो रॉन्ग था। स्टेशन मास्टर को ऐसा खबर करेगा कि मेरा गुड डिलीवरी मत देना। आगे जो ऊपर बात पड़े ना, ट्रांसपोर्टर को तुम खबर कर दो कि डिलीवरी मत देना, मेरा गुड्स मेरे को वापस दे देना। तो फिर रेलवे वाला उसको डिलीवरी नहीं देगा, भाड़ा आपसे वसूल कर लेगा, लेकिन आपका गुड्स फिर आप ही वापस ले पाओगे। तो एस एज अ राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, क्लियर है? उस जो पिछला वाला किए थे वहां पे ये वाला आंसर था, स्टेशन मास्टर एज अ राइट, ये गलत था आंसर। चलो अब आ जाओ इस दूसरा वाला पीडीएफ में, यहाँ पे 20 MCQ है। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर एटलीस्ट कितना पार्टी होना चाहिए? 2 सही है। ये भी मूवेबल गुड्स होना चाहिए, ये भी सही है। यानी बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा। फॉलोइंग कंडीशन आर इम्प्लाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या क्या इम्प्लाइड कंडीशन है? कि गुड्स का तुम्हारा टाइटल होना चाहिए करेक्ट, जो सैंपल या डिस्क्रिप्शन दिए उससे मैचिंग होना चाहिए, सभी करेक्ट है। तो यानी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ सेलर्स राइट अगेंस्ट द बायर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज। सेलर का बायर पे क्या हक बनेगा अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है? सूट फॉर प्राइस डैमेज, सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सूट फॉर प्राइस ओनली, कैन नॉट sue for price and damage। A number sir। A number। An auctioneer in Mumbai advertised in a newspaper that a sale of office furniture would be held on December 23, 2005। A broker come from Hyderabad to attend the auction, but all the furniture was withdrawn। The broker from Hyderabad sued the auctioneer for loss of the time and expense। Which of the following statement is correct? Broker can get the damage from the auctioneer for loss of his time and expense। Broker will not get damage। An invitation to make an offer is a valid offer। A declaration of intention by a person will give right to action of another। सर नहीं मिलता है ना, डैमेज नहीं मिलेगा ना। आपको इनवाइट किया गया, खाली आपको हम ऑफर नहीं दे दिया था। ये इनविटेशन टू ऑफर है ना। हाँ सर। तो इनविटेशन टू ऑफर नहीं होता। हम आपको इनवाइट करें कि आप आओ हमको ऑफर दो। अब हम मेरे पास अभी तक हक है मेरा गुड्स को हटा लेने का, हटा लिया, तो द ब्रोकर विल नॉट गेट द डैमेज। ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स 1 July। Legally a contract of sale includes
सेल, एग्रीमेंट टू सेल, बार्टर, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। बार्टर इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। फॉर अ प्राइस होना जरूरी है ना। हाँ हाँ In case of sale, the position of buyer is that of owner of the goods, value of the goods, hirer of the goods, none of the above. ओनर ऑफ द गुड्स। हाँ ओनर हाँ ओनर, क्योंकि सेल बोला है, सेल। तो अगर सेल हो चुका है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये इन्विटेशन टू सेल नहीं है, सेल हो चुका है मतलब बायर ओनर बन चुका। गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इज नोन एज existing goods. एग्जिस्टिंग गुड्स। existing goods. In case of an agreement to sell, subsequent loss of destruction of goods of the liability of agreement to sell हुआ है अभी और goods का destruction हो गया, तो liability किसका होगा? Seller. सेलर का। और यही अगर सेल होता तो एग्रीमेंट टू सेल की जगह सेल वर्ड होता। बायर। हाँ, क्योंकि रिस्क पासेज विथ ओनरशिप। तो एग्रीमेंट टू सेल में अब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए रिस्क भी ट्रांसफर नहीं हुआ। और सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। राइट ऑफ रीसेल कैन बी एक्सरसाइज्ड व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, व्हेन द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस, ऑल ऑफ द अबव। सर ऑल ऑफ द अबव तीनों ही तरीके से हो सकता है। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो बताने का दरकार नहीं है, हम डायरेक्ट बेच सकते हैं। या फिर एग्रीमेंट करते वक्त हम बोल दिया था कि अगर पेमेंट टाइमली नहीं हुआ तो हम किसी और को बेच देंगे, हम अपना राइट ऑफ सेल को रिजर्व कर लिया था पहले। या फिर हम तुमको रीजनेबल नोटिस दे दिया था, देखो भैया पेमेंट नहीं कर रहे हो, हम किसी और को बेच रहे हैं, तुमको टाइम दिया, आ जाओ पेमेंट करने, तुम अब भी नहीं आए, हम किसी और को बेच सकते हैं। मर्केंटाइल एजेंट इज हैविंग एन अथॉरिटी टू सेल एंड कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी गुड्स, सेल ऑफ बाय गुड्स, एनी ऑफ द अबव। एनी ऑफ द अबव। दो टाइप का एजेंट होता है, मर्केंटाइल एजेंट और नॉर्मल एजेंट। नॉर्मल एजेंट को सिर्फ गुड्स का बाइंग सेलिंग का काम देते हैं हम, लेकिन मर्केंटाइल एजेंट को गुड्स से कनेक्टेड सारा पावर देते हैं हम। मतलब तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स बेचो, तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स किसी को कंसाइनमेंट पे दो, तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स को सिक्योरिटी पे रख के मनी उठा लो, सारा राइट तुम्हारे पास है, ठीक है ना। लेकिन तुम नॉर्मल एजेंट होते तो सिर्फ बाइंग सेलिंग का राइट होता। अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, the term goods means every kind of movable property and it includes both A and B, stocks and shares भी है, growing grass and crops भी है, तो both A and B। A stipulation essential to the main purpose of the contract is condition। और बोलता है stipulation collateral to the main purpose is warranty। वारंटी कोलेटरल होता है और वो कंडीशन एसेंशियल होता है। The doctrine of caveat emptor does not apply when the goods are brought by sample, the goods are brought by sample as well as description, the goods are purchased under brand name, all of the above। तुम बायर को ये नहीं बोल सकता, बायर भी अवेयर, अगर हम तुमको सैंपल दिखा के बोला था हमको यही चीज चाहिए तो तुमको देना पड़ेगा, तुम ये नहीं बोल सकता बायर चेक करके लेता। या तुम जो हमको डिस्क्रिप्शन दिया था उससे मैचिंग अगर गुड्स नहीं है तो तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम चेक करके लेते कि डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है कि नहीं। एंड लास्ट बात, तुम अगर हमको ब्रांड नेम दिखाए तो गुड्स उस ब्रांड नेम से मैच हो रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा ड्यूटी। अब तुम एडिडास का जूता बेचा है हमको और बाद में पता चला डुप्लीकेट एडिडास है और तुम बोल रहे कैविएट एम्प्टर नहीं पढ़े थे क्या? लेट द बायर बी अवेयर। तुम अवेयर होकर आते हम क्या करें? तुम चेक कर लेते ये एडिडास है कि नहीं ओरिजिनल, कहाँ से चेक कर लेता? ब्रांड नेम का गुड्स खरीदे हैं, हम बिलीव करेंगे तुम हमको देख के दियो वो वही ब्रांड का गुड्स है, तो यहाँ पे कैविएट एम्प्टर काम नहीं करेगा। Which does not relate with the seller's suits, suit for price, suit for damage on acceptance, suit for reputation acquired by buyer before due date, suit for taking back the goods। सर डी होगा क्या? हाँ डी। मेरे को गुड्स वापस ले लेने का केस करने का हक नहीं है नॉर्मली, अनलेस एंड अनटिल अनपेड सेलर है, वो अलग केस हो गया, तुम मेरा गुड्स दे नहीं रहे। If there is a breach of warranty, the aggrieved party can only claim damage. Only claim damage। Treat the contract repudiated, treat the contract illegal, all of this। सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं तो Very वारंटी good, में। very good। Necessary condition for existing good is they should be in existence at the time of goods,
दे शुड बी ओन्ड बाय पोजेस्ड बाय द सेलर बोथ अबव नन ऑफ द अबव। अगर गुड्स एग्जिस्टिंग है हाँ तो दोनों कंडीशन होना चाहिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब गुड्स है भी और तुम ही उसका मालिक भी है। द एसेंस ऑफ अ राइट ऑफ लियन इज टू डिलीवरी ऑफ द गुड्स, रिटेनमेंट द पोजीशन, रिगेन द पोजीशन, नन ऑफ द अबव। Retain the possession. हाँ, द पोजीशन। लियन को रिटेन बोलते हैं और स्टॉपेज इन ट्रांजिट को रीगेन बोलते हैं। गेम बोलते हैं। When an unpaid seller who has exercised the right of lien resell the goods, the buyer acquires a good title to the goods against the original buyer, better title against the true owner buyer, no title against the true owner, none of the above. बी नंबर ना सर, बेटर टाइटल होता है ना अगेंस्ट द बायर। अरे बी के पास कोई टाइटल ही नहीं है। अगर राइट ऑफ लियन है तो मेरे को रीसेल करने का हक है। यहाँ पे बायर का पूछा है, बायर को क्या हक है? सर बायर का नो टाइटल टू द ट्रू ओनर है, आप पेमेंट नहीं किए, आपके पास अभी ओनरशिप थोड़ी रहने देंगे हम। सेलर का नहीं पूछा है, बायर का पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, बिल ऑफ lading, डॉक वारंट, रेंट रिसिप्ट, ऑल ऑफ दैट। All of them. ये